नमस्ते। आयकर कानून की जानकारी लेगा जो आपकी जो मालिका चल रही है उसका आज 8वां एपिसोड है। मैं अरुण गोडबोले, आप देख रहे हैं अरुण गोडबोले। अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अरुण गोडबोले चैनल को। और ये जो आप सुनते हैं तो उसके ऊपर आपकी कुछ शंकाएँ है, क्वेरीज है या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आपको मेरा फ़ोन नंबर है 9822016299 और मेल आईडी है arun.godbole009@gmail.com। आप भेजते रहिए। अभी इस एपिसोड के बाद में इस जो 5, 6, 7 और 8 ही एपिसोड हुए उसके ऊपर जो भी कोई आपके सुझाव आए होंगे या आपकी क्वेरीज आए होंगे उसके ऊपर मैं बात करूँगा 8A एपिसोड में, अगले एपिसोड में। तो आप भेजते रहिए। आपका जो भी ओपिनियन है समझाते रहिए। अच्छा लगा अच्छा कहिए, बुरा लगा बुरा कहिए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ज्ञान है वो आपको पहुँचाने की कोशिश करो। और इनकम टैक्स बात ऐसे है कि हर एपिसोड में मेरे को कहना पड़ता है कि ये तो मोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की केस अलग होती है, हर साल कानून बदलते रहता है। तो ये आपको टोटल पिक्चर, ग्रॉस टोटल पिक्चर ऑफ द इनकम टैक्स देने की मेरी कोशिश चल रही है। चलो तो आज देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान से आने वाली आय ये कैसे कंप्यूट किया जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान आयकर कानून में है। ऐसा हर एक के आदमी पहले दिमाग में आएगा कि मैं अगर खुद के घर में रहता हूँ, मेरा खुद का मकान है या फ्लैट है। अभी मकान की बात तो छोड़ो, अभी आजकल तो बहुत सारे लोगों को फ्लैट है, मकान तो शायद अभी आय्याशी हो गई। तो उसके ऊपर इनकम का पकड़ने का सवाल ही आता नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1987 तक, 1987 तक उसके ऊपर भी नेशनल इनकम पकड़ा जाता था और टैक्स भी लगाया जाता था। लेकिन 1987 में ये प्रावधान रद्द किया गया और ये जो टायरनी एक्ट की वो ख़त्म हो गई। अभी ये नहीं लगते। अगर आप मकान मालिक है तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सवाल आता है। अगर मकान में जब कहता हूँ तो मकान या फ्लैट उसमें ही आ जाता है। अगर आपने किराए पे नहीं दिया है, खुद ही रहते हैं, तो भी कोई इसका इनकम पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने किराए पे दिया है तो जो किराया है वो तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पकड़ा जाएगा। और अगर आपके 2 मकान हैं या 2 फ्लैट है तो उसके लिए कोई थोड़ा अलग सा प्रावधान है। लेकिन नहीं तो एक फ्लैट की जो कीमत, एक फ्लैट से जो आप इस्तेमाल खुद रहता है उसके कोई आय पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन जो दूसरा फ्लैट है अगर वो किराए पे नहीं दिया है तो भी उसका नेशनल इनकम पकड़ा जा सकता है, उसके लिए जो कंडीशन है अगर फुलफिल नहीं किए तो ये कैसा पकड़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 चीज़ें हैं। जो अभी आपको आपने किराए पे प्रॉपर्टी दी है तो उसका आपको रेंट मिलता है। तो रेंट एक चीज़ है और दूसरा उसका अंश है। अगर आप म्यूनसिपालिटी में एरिया में हो या कॉर्पोरेशन एरिया में हो तो जो भी टैक्सेशन अथॉरिटी, लोकल सिविक बॉडी, वो उस फ्लैट की या मकान की एनुअल लेटिंग वैल्यू डिसाइड करती है, जिसके ऊपर वो टैक्स लगाते हैं, हाउस टैक्स। तो अब एक ज़माना था जब एनुअल लेटिंग वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती थी और एक्चुअली मिलने वाला रेंट कम रहता था। लेकिन अब बात बदल गई है। उसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू हमेशा अभी आजकल कम होती है। लेकिन एक्ट में प्रावधान ऐसा है कि जो भी उसमें ज़्यादा हो, समझो आपको हर महीने का 5,000 रुपये किराया मिलता है फ्लैट देने से किराए पे, तो कुल मिला के 60,000 रुपये हो गया। तो ये रेंट हो गया आपको मिलने वाला। अगर म्यूनसिपैलिटी ने या कॉरपोरेशन में उस जगह की लेटिंग वैल्यू, एनुअल लेटिंग वैल्यू पकड़ी है 75,000 रुपये, तो इनकम टैक्स कंपटीशन के लिए आपको 75,000 रुपये लेने पड़ेंगे। आजकल ये ज़्यादा होता नहीं है लेकिन प्रावधान इनकम टैक्स के तहत ये है। तो उसमें से ये जो आपको ग्रॉस रेंट मिलता है 5,000 रुपये,
उसमें से आपको तो म्यूनसिपल टैक्स देना पड़ता है, या आप टेनेंट से रिकवर करते हैं, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर आप खुद कर रहे हैं मेंटेन, तो अगर आपका मकान ही है और वो किराए पे दिया है, तो उसका मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, या फिर टेनेंट से भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप वो मेंटेनेंस टेनेंट से रिकवर करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, आप खुद करते हैं तो क्या प्रावधान है, म्यूनसिपल टैक्स का क्या प्रावधान है, ये आप जानने की कोशिश करेंगे। भी जो भी म्यूनसिपल टैक्स है, समझो आपको 60,000 रुपये सालाना किराया मिल गया, अगर उसके ऊपर म्यूनसिपल टैक्स समझो 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया अगर आप वो 60,000 रुपये से खुद भरते हैं मकान मालिक, तो आपको वो डिडक्शन मिलेगा, यानी आपका किराया, आपका डिडक्शन जाएगा बाद 40,000 रुपये। अगर आपने 500 रुपये महीना किराए पे दिया है, उसमें शर्त ये रखी है कि जो भी टैक्स आएगा वो टेनेंट भर देगा, और वो अगर भरता है तो आपको उससे 20,000 रुपया डिडक्शन कम किया नहीं जाएगा। और ये डिडक्शन होने के बाद जो भी बचेगा, उसमें से आपके लिए कोई रिपेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने सीमा तय की है। रिपेयर्स हो, कलेक्शन चार्जेस हो, पेंटिंग हो। एक ज़माना था पहले में, जब अलग अलग से प्रोविजंस थे, उसके लिए आपको प्रूव करने पड़ते थे मेंटेनेंस पे क्या खर्चा किया, और ये क्या किया, वो क्या। अभी बाद में, अभी जो एज इट स्टैंड्स टुडे, आज का जो कानून है, उसके अंदर अभी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो ग्रॉस रेंट या ग्रॉस एनुअल लेटिंग वैल्यू जो भी जाता है, उसमें से पहले म्यूनसिपल टैक्स इफ बोर्न बाय द ट्रेन ओनर, अगर आप भरते हैं मालिक, तो उसमें से कम किया जाएगा, और जो बैलेंस आ जाएगा उसमें से 30% अलाउंस आपको मिल जाएगा। उसमें रिपेयर्स हो, मेंटेनेंस हो, या और कोई कलेक्शन चार्जेस हो, ये सब कवर करने के लिए 30% आपको सीधे डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो पहले हमने देखा, जो एग्जांपल, आपको 60,000 रुपये सालाना किराया गया, उसमें से 20,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता है, तो समझो 60,000 में से आपने कहा कि 20,000 में से 10,000 रुपये टेनेंट से रिकवर करते हैं। उसको कहा होगा शायद आपने कि आपको आधा टैक्स देना है, तो 60 से 10,000 कम हो जाएगा, जितना आप भरते हो। टेनेंट जो भरता है वो तो कम नहीं होगा। तो 60 से 10 गए, बचे 50,000, उसके ऊपर 30%, यानी 50,000 के 30% आते हैं 15,000 रुपये। वो 50,000 से 15,000 रुपये कम हो जाएंगे, और बाकी बचे 35,000 रुपये आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करके आपकी इनकम में जोड़ना चाहिए। समझ आई बात? और समझो पूरा का पूरा टैक्स टेनेंट दे रहा है, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 60 के 60,000 रुपये आ जाएंगे, उसमें 30% डिडक्शन जाएगा मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स अलाउंस का, वो जो कानूनी डिडक्शन है। आप कम करें या ज़्यादा खर्चा करें, डिडक्शन 30% ही मिलने वाला है। तो वो डिडक्ट करने के बाद 18,000 बच जाए, 18,000 कम हो जाएंगे, और बाकी बचे 42,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा ये कानून है। और मेरी जो अनुभव है, तो आप इस हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न में आपको प्रॉपर्टी इनकम बताना चाहिए। ना बताना ये कानून के तहत अपराध है, जुर्म है, उसके लिए इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत सारे सैलरीड पर्सन्स जो है, वो अगर जिनको तनख्वाह अच्छी है, वो कभी कभार और एक फ्लैट लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से इनकम कमाते हैं रेंट से, या कोई अपने पुश्तैनी है मकान में रहते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, और वो किराया जो है, वो सैलरीड पर्सन जो है, वो ज़्यादातर अपने इनकम में बताते ही नहीं है। ये सरासर जुर्म है, आपको सजग रहना चाहिए। अगर आपको किराया मिल रहा है, तो आपको आपके इनकम में जोड़ना चाहिए। आपके सैलरी से जो टैक्स होगा डिडक्शन, उसमें तो ये नहीं आएगा।
आपको अलग से टैक्स भरना पड़ेगा, या तो फिर अपने एम्प्लॉयर को आप एक फॉर्म भर के दे सकते हैं, उसका भी प्रावधान कानून में है कि मेरा फला फला इनकम ज़्यादा है, वो भी पकड़ के मेरा टैक्स डिडक्ट करो, तो एम्प्लॉयर भी ये कर सकता है। लेकिन ये इनकम ना बताना जुर्म है। और एक बात कहता हूँ, कुछ लोगों को ये भी मैंने करते हुए देखा है कि अपनी खुद सैलरी है, उनकी बीवी तो हाउसवाइफ है, कुछ अलग से कमाती नहीं है, तो अपने सैलरी में से जो सेविंग कर लेंगे उसमें से कोई फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदती है, किराए पे देते हैं, लेकिन वो खरीदते वक्त अपने बीवी के नाम पे खरीदते हैं और समझ जाते हैं कि ये तो बीवी के नाम पे मेरा है कहा, तो मेरे को इनकम बताने की जरूरत नहीं है। ये भी बात गलत है। इनकम टैक्स में एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 64 में, जहां अगर कोई पतिदेव अपने कमाई के बचत से अपने पत्नी के नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दे, या बैंक डिपॉजिट हो या हाउस प्रॉपर्टी हो, और उससे जो भी इनकम आएगा उसमें जो भी आएगी, शायद इंटरेस्ट आ जाएगा या कि किराया आ जाएगा, तो दैट इनकम ये पतिदेव के इनकम टैक्सेबल इनकम में जोड़ना चाहिए। दैट इनकम हैज टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड, बिकॉज फ्रॉम हिम द बेसिक इन्वेस्टमेंट हैज फ्लोन फ्रॉम हिज इनकम। तो ये आपको जानना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई कर रहे हैं तो जल्दी से, जब तक सरकार के आयकर डिपार्टमेंट के नज़र में नहीं आया तब तक सुधर जाइए, ऐसा मेरा आपको सलाह है। हाँ, अगर आपका बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की सज्ञान है और आप उसको गिफ्ट देके कोई उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है, तो उसका रेंट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अज्ञान है, माइनर है, तो बताने की ज़रूरत है। तो ये बारीकियाँ है। मैं तो या आप आपके टैक्स कंसल्टेंट से जाके पूछिए कैसा प्लान कर सकते हैं आप। मुझको पूछिएगा तो मैं तो ओपनली आपको नहीं एडवाइस दे सकता। इसी पे मालिका में मैं जो भी ब्रॉडर है वही बताऊंगा। अगर आप कोई मेरे को खास एडवाइस पूछना चाहते हो तो आपको फिर मेरी फीस देनी पड़ेगी ना भैया। चलो ठीक है। इन द लाइटर वेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको सजग रहना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई गुनाह कोई जो ना गढ़े, और इनकम टैक्स के तहत आपको प्रोसिक्यूशन पेनल्टी इसकी, क्योंकि आजकल पूरी जानकारी डिपार्टमेंट के पास आ जाती है कंप्यूटराइजेशन की वजह से। अलग अलग सारे स्टेटमेंट्स अलग अलग जगह से आ जाते हैं, आपके पैन पे वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाती है। तो आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। और दूसरा भी, एज ए गुड सिटीजन, भारत का अच्छा नागरिक होने के नाते आपको जो भी आयकर देना है, जिम्मेवारी है, वो देना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, यही मैं मानता हूँ। आज रुकेंगे, कल नई बात। तब तक के लिए नमस्कार।